हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक जो साइंस के फील्ड में एक अनिवार्य हिस्सा है। आज के समय स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर साइंस के किसी भी फील्ड में स्टडी नहीं हो पाती है। इस एडवांस टेक्निक के बारे में हमने कल अध्ययन किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और ये जाना कि स्पेक्ट्रा का अध्ययन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। वो स्पेक्ट्रा कैसे प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रा जो कि एक डायग्राम के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल डायग्राम के रूप में जनरली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी मटेरियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। तो इस इंटरेक्शन से, जो कि एक एनर्जेटिक इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। उस स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके हम किसी भी कंपाउंड के बारे में, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी प्योरिटी के अकॉर्डिंग या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसी में हम आगे आज बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रकार से होता है। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट का एक जनरल फ्लो चार्ट देखेंगे कि वो किस प्रकार से है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए मटेरियल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन करवाते हैं। इसके लिए यहाँ सोर्स होता है, सोर्स से जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास आउट निकलती है, प्रोड्यूस होती है। ये सोर्स, अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचुरल सोर्स है सन, सूर्य। आर्टिफिशियल सोर्स हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन लैंप है, ड्यूटेरियम लैंप है, मरकरी लैंप है, या हमारा जो बल्ब है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आर्टिफिशियल सोर्स हैं। तो कौन सा आर्टिफिशियल सोर्स हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के कंपाउंड का और किस प्रकार का स्टडी करना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से प्रोड्यूस होने के बाद इनका मटेरियल के साथ इंटरेक्शन हो, इसलिए लेंस या प्रिज्म की सहायता से इनको सैंपल ट्यूब में रखे हुए मटेरियल के ऊपर आपतित करवाया जाता है। सैंपल ट्यूब एक कंटेनर है जिसके अंदर सैंपल को रखा जाता है। यहाँ सैंपल ट्यूब के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि ये सैंपल ट्यूब किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि जो रेडिएशंस EMR मटेरियल के लिए हम इस पर आपतित करवाएंगे, उन रेडिएशंस का अगर इंटरेक्शन सैंपल ट्यूब के मटेरियल से हो जाए तो जो स्पेक्ट्रा आएगा, उस स्पेक्ट्रा से हम मटेरियल की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो जो स्पेक्ट्रा है वो डिफॉर्मेट हो जाएगा, उसमें कुछ गलत जानकारियाँ हमें मिलेंगी। इसलिए जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करना चाहते हैं, स्पेक्ट्रा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि ऐसा मटेरियल का सैंपल ट्यूब लिया जाए जो कि उस रेंज वाली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन ना करे। तो उस कंडीशन में जब हमने एक स्पेसिफिक मटेरियल का सैंपल ट्यूब ले लिया, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये इंटरेक्शन करेंगी किसके साथ? सैंपल ट्यूब में रखे हुए मटेरियल के साथ। इस इंटरेक्शन के बाद जो रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, इस सैंपल ट्यूब से बाहर निकलती है, उन रेडिएशंस को हम स्टडी करने के लिए प्रिज्म और फिल्टर उनकी सहायता से, स्लिट की सहायता से डिटेक्टर पर डालते हैं। यह डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सी रेडिएशंस उस सैंपल ट्यूब से बाहर आ रही है। डिटेक्टर में से आने के बाद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एनालाइज़र में भेजा जाता है, जो एनालिसिस का काम करता है, और यहाँ पर एम्पलीफायर की सहायता से रिकॉर्डर में उनका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यहाँ पर रिकॉर्डर में ये रिकॉर्ड किया जाता है कि सैंपल ट्यूब से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस कौन कौन सी हैं और किस तीव्रता के साथ आ रही है, कौन सी रेडिएशंस नहीं आ रही है, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम दर्शा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आपतित करवाया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अब्जॉर्व होने के कारण मटेरियल में कुछ एनर्जेटिक चेंज आए हैं, और जो एनर्जेटिक चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस बाहर निकली हैं उनका हमने स्टडी किया है। तो अब्जॉर्प्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग जब हम ये स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस स्पेक्ट्रा का नाम हो जाएगा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी तरह हम एमिशन स्पेक्ट्रा भी प्राप्त कर सकते हैं। उस कंडीशन में सैंपल ट्यूब में रखे हुए मटेरियल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के द्वारा एक्साइटेड नहीं करते हैं। हीटिंग या अन्य मेथड के द्वारा हम जो मटेरियल है उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं और फिर उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। तो उस कंडीशन में जो मटेरियल से एमिटेड रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके एनालिसिस से हम स्पेक्ट्रा प्राप्त करेंगे। उस कंडीशन में उस स्पेक्ट्रा का नाम होगा एमिशन स्पेक्ट्रा। जैसे यहाँ पर ये हीटिंग के द्वारा मटेरियल को उत्तेजित किया गया, फिर यहाँ इस मटेरियल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकल रही है उनको एनालिसिस करके रिकॉर्डर में इस प्रकार से एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया गया। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेथड के अकॉर्डिंग हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में रख सकते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे पहले कल हमने स्टडी किया था कि जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा होता है। ये आपको सोचना है कि ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है, बैंड स्पेक्ट्रा क्यों कहलाता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जैसे आप लोगों ने पहले जब आपका केमिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया 11th क्लास, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। ये जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हुआ ये एनर्जेटिक इंट्रैक्शन की वजह से प्राप्त हुआ।
ये एनर्जेटिक इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, इसका स्टडी हम करते हैं बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो एनर्जेटिक इंटरेक्शन है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है उनके बीच में होता है। एक तरफ है क्वांटाइज्ड एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और दूसरी तरफ क्वांटाइज्ड एनर्जी है मटेरियल की। अगर वो मटेरियल एटॉमिक है तो वहाँ पर वो क्वांटाइज्ड एनर्जी कौन कौन सी होंगी? वो क्वांटाइज्ड एनर्जी होंगी इलेक्ट्रॉन की मूविंग कंडीशन के कारण होने वाली उसकी काइनेटिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरी इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष जो उसका पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट की वजह से होता है उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियन जो पार्टिकल्स है उनका इंट्रैक्शन का जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो जो एनर्जी है उनके साथ इंट्रैक्शन होता है EMR की क्वांटाइज्ड एनर्जी का। तो जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उनका ही आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, और उनमें से कौन सी एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि हमने EMR जो रेडिएशंस ली हैं जो हम इंट्रैक्शन करवा रहे हैं वो कौन सी ऑर्डर वाली हैं। सेम ऑर्डर की जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उन्हीं के अंदर इंट्रैक्शन होता है। इसी प्रकार जब हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्वांटाइज्ड एनर्जी का मॉलिक्यूल की जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उनके साथ इंट्रैक्शन होगा। तो मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो कौन सी है? तो किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी जो क्वांटाइज्ड एनर्जी के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके टोटल के इक्वल हम यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशनल जो एनर्जी है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है EMR की ये इंट्रैक्शन इनके साथ करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल जो एनर्जी है उनका सीक्वेंस ये है। सबसे अधिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, उससे कम वाइब्रेशनल और उससे कम रोटेशनल। ये जो सीक्वेंस है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किन्हीं दो एटम के बीच के बॉन्ड की, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल में ये डिफरेंस होता है। एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएंगे तो किसी बॉन्ड का होना ज़रूरी है। वो बॉन्ड हम मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग की तरह है। जिस प्रकार किसी स्प्रिंग को हम दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं, स्प्रिंग का एक हिस्सा एक हाथ में और दूसरा जो एंड है वो दूसरे हाथ में, तो जो दोनों हमारे हाथ हैं वो दो एटम हो गए जो उस स्प्रिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर इस बॉन्ड या इस स्प्रिंग का रोल है। अब यदि हम एनर्जी लगाकर इस स्प्रिंग को तोड़ने का प्रयास करें तो हमें पता है कि स्प्रिंग को जब हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो स्टार्टिंग कंडीशन में उसका जो पोजीशन है वो मूव होता है। अगर स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो हम उसको तोड़ने के प्रयास में उसका मूवमेंट कराते हैं। इसका मतलब उसमें रोटेशन होने लग गया। फिर जब हम थोड़ा एनर्जी और लगाते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच करती है, फैलती है। थोड़ा और एनर्जी देने पर उसमें स्ट्रेचिंग हो गया। अब यदि हम इस प्रकार से और अधिक एनर्जी लगाएं तो कहीं जाकर वो स्प्रिंग टूट सकती है। तो सेम ऐसा ही किसके लिए है? बॉन्ड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी सबसे अधिक होती है।
उस बॉन्ड में वाइब्रेशन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कंडीशन से जब एंटी बॉन्डिंग कंडीशन चला जाता है तब हमें ऐसा आभास होता है कि बॉन्ड टूट गया है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग कंडीशन में आ रहा है, इसलिए हम उसको ऐसा बोल देते हैं। जब हमने थोड़ा कम एनर्जी दिया तो स्प्रिंग में वाइब्रेशन होने लगा, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। इसका मतलब किसी बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की तुलना में कम होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। और उस स्प्रिंग में वाइब्रेशन कराने से भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस स्प्रिंग को रोटेट कराने में। हम उसको लेफ़्ट टू राइट रोटेट या ऊपर नीचे रोटेट हम बहुत कम एनर्जी से कर सकते हैं, इसलिए सबसे कम एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी। तो इस प्रकार किसी मॉलिक्यूल की ये तीन मुख्य क्वांटाइज्ड एनर्जी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करती है। अब कौन सी एनर्जी में चेंज होगा? जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया किसी मॉलिक्यूल को, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी लेवल में कोई चेंज होगा या वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चेंज होगा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होगा, वो डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में कौन सी रेंज वाली रेडिएशन दे रहे हैं, जो एनर्जी है वो दे रहे हैं। तो वो हम आगे देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नोमेनक्लेचर उसी प्रकार से किया जाता है। यहाँ हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हो जाता है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब उसकी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसने उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। तो वो जो ट्रांजिशन है या एक्साइटेशन है उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट है या लोअर एनर्जी लेवल है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, सबसे कम एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, और ये उसका एक्साइटेड स्टेट का है। जैसे ही इस ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया तो उसका जो क्वांटा है वो अब्जॉर्व होने से, उसका जो क्वांटा या फोटोन अब्जॉर्व होने से इस मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब इस गैप के बराबर जो एनर्जी है वो किसकी है? इस क्वांटा या फोटोन की है। तो ये इतना डेल्टा ई एनर्जी का गैप आ गया और उस डेल्टा ई के बराबर ही एनर्जी किसका है? इस क्वांटा का। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होता है वो विजिबल और अल्ट्रा वायलेट रीजन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका जो क्वांटा जिसे हम फोटोन बोलते हैं उसके पैकेट के इक्विवेलेंट होते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में अगर हमें चेंज कराना है तो हमें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन के जो रेडिएशंस हैं उनके साथ इंटरेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होगा। इस प्रकार अगर हम मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज करवाना चाहते हैं, अब क्यों करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्टडी किस प्रकार की करना चाहते हैं। अगर हमें देखना चाहें कि बॉन्ड किस प्रकार का है, वो कौन कौन से एटम्स के बीच में बना हुआ है, तो उसका मतलब हम उसका फोर्स कांस्टेंट ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वाइब्रेशन करवा कर देखेंगे कि वो वाइब्रेशन इजी गोइंग हो रहा है या अधिक एनर्जी से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, उसके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चेंज करवाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो स्पेसिफिक रेडिएशन देंगे जिससे उसके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चेंज हो जाए। तो मॉलिक्यूल के ये उसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल हो गया वाइब्रेशन लेवल का, और ये उसका एक्साइटेड स्टेट हो गया। जैसे हम उसको फोटोन देंगे या क्वांटा दिया एच न्यू, वो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया।
अब यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप इस फोटोन के इक्वल होगा, और यहाँ पर ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इनके बीच का जो गैप है वो IR रेडिएशन की एनर्जी के ऑर्डर का होता है। इसलिए अगर हमें किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड में वाइब्रेशन करवाना हो या किसी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज कर कर उसका स्टडी करना हो, तो उस मॉलिक्यूल का या उस मटेरियल का इंट्रैक्शन करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की IR जो वेव्स हैं उनके साथ। इसी प्रकार अगर हम रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज करना चाहते हैं या उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हैं, तो क्या होगा, फोटोन देंगे, फोटोन या क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से वो ग्राउंड स्टेट का जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो h न्यू जो माइक्रोवेव रीजन वाला है वो किसके अकॉर्डिंग, जो न्यू बराबर होता है C/λ या फ्रीक्वेंसी या लेमडा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वो कौन सा होना चाहिए, माइक्रोवेव रीजन वाला। माइक्रोवेव रीजन का जब हम रेडिएशन देंगे तभी उसके ये रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज होगा। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हमने मॉलिक्यूल को UV विजिबल रीजन का रेडिएशन दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि UV विजिबल रेडिएशन का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, तो उससे मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसके अंदर रोटेशन भी हो सकता है, उसके जो पर्टिकुलर बॉन्ड है उनके अंदर वाइब्रेशन भी हो सकता है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कंडीशन में या नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कंडीशन में ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि UV विजिबल रेडिएशंस के द्वारा ये तीनों प्रकार के ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें उस कंडीशन में एक से अधिक पीक एक साथ आसपास प्राप्त होती हैं, और वो जो स्पेक्ट्रल पीक हैं वो फिर उनकी जो विड्थ है वो चौड़ी हो जाती है और वो हमें बैंड के रूप में दिखा देती हैं, जिसे हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज की वजह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया वो है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर कई रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इसी प्रकार एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल लेवल और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करवाते हैं तो उसके साथ वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो सकता है, और वाइब्रेशनल लेवल या एनर्जी लेवल में चेंज होने से रोटेशनल एनर्जी लेवल भी चेंज हो सकता है। तो आज बस इतना ही। ये हमने स्टडी किया कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा।